पहला हेडिंग दीजिए परिमाणात। परिमाणात, परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब क्या होता है? एक क्वेश्चन आएगा, परिणामवाद किस दर्शन से संबंधित है? परिमाणवाद किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? एक कल सत्कार्यवाद पढ़ाए थे ना, सत्कार्यवाद को ही परिमाणवाद कहा जाता है। वहीं हेडिंग में लिख दो, सत्कार्यवाद जो है उसी को क्या कहते हैं? परिमाणवाद कहते हैं। जहां हेडिंग दिए थे सत्कार्यवाद वहां परिमाणवाद भी कर दीजिए। आएगा सत्कार्यवाद किस दर्शन से संबंधित है? सांख्य दर्शन से। परिमाणवाद किस दर्शन से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन से। तो परिमाण का अर्थ क्या होता है? तो लिखता है परिमाण होने से प्रकृति का अस्तित्व, ये पांच चीज क्या है वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब प्रकृति का अस्तित्व मतलब समझ में आता क्या होता है? सो अस्तित्व मतलब समझते हैं? अस्तित्व मतलब समझते हैं? किसी चीज का होना ही अस्तित्व कहलाता है। भाव का मतलब ही अस्तित्व कहलाता है। सत्व जो है, सत्य होना, उसी को अस्तित्व कहते हैं। जैसे हमारा अस्तित्व कब तक है? जब तक हम जीवित हैं। बोलते हैं आप रावण का अस्तित्व ही मिटा देंगे, नहीं समझ आया? इसके डायलॉग सुने कि अब तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देंगे, मतलब तुमको जड़ से खत्म कर देंगे। मतलब तुम्हारा अस्तित्व कब तक है? जब तक ये शरीर तुम्हारे पास है, जब तक तुम हो इस लोक में, ठीक है? तुम्हारा अस्तित्व खत्म कब होगा? जब ये शरीर का नष्ट होगा। तो अभी हमारा अस्तित्व है या नहीं है? है। तो बोला जाता है कि प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए एक तर्क क्या है? परिमाणवाद। क्या है? परिमाणवाद ना, परिमाणात, ठीक है? तो परिमाण का मतलब होता है कि जितने भी कारण जो है कार्य को अपने अंदर व्याप्त कर लेता है। कारण कार्य को अपने अंदर व्याप्त करना ही कर लेता है, इसी को क्या कहते हैं? परिणाम कहते हैं। परिणाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रमिति, मापता है, मापन करना। क्या दूसरा कुछ बता दिए? परिणाम बोल दे रहे हैं। ले पूरा सेंटेंस गलत चल रहा है। परिमाणात, तो इस प्रकार से ये तो गलत हो गया, फिर गलत हो। परिमाणवाद, ठीक है? अभी परिमाणवाद, तो परिमाण क्या होता है? परिमाण का शाब्दिक अर्थ है प्रमिति। प्रमिति अर्थात अव्यापी। हाँ, प्रमिति अर्थात जो कारण अपने में संपूर्ण कार्यों को व्याप्त कर लेता हो, अपने में संपूर्ण कार्यों को समाविष्ट कर लेता हो, वह क्या है? वही अव्यक्त है। समझ में आया कि जो कारण अर्थात परिमाणात, चूंकि कारण जो है, सुनो इधर, परिमाणात का मतलब क्या हुआ? परिमाण का मतलब कि कारण, जितने भी कार्य हैं वो कारण में निहित होते हैं, और कारण जो है अपने अंदर अपने संपूर्ण कार्यों को क्या करता है? व्याप्त कर लेता है, अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है। जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी अपने अंदर किसको समाविष्ट कर लेता है? घड़े को कर लेता है। कपड़ा है, तो जो ऊन है अपने अंदर किसको समाविष्ट कर लेता है?
कपड़े को कर लेता है। तो जितने भी वस्तु, जितने भी कारण हैं, उस कारण को, जितने भी कार्य हैं उस कार्य को कारण अपने अंदर समावेश कर लेता है। यही क्या है? परिमाण है। और यही परिमाण के कारण इससे ये क्या सिद्ध हो रहा है? इससे ये क्या सिद्ध हो रहा है कि प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति को क्या क्या कहा गया है? मूल कारण। प्रकृति को क्या कहा गया है? मूल कारण। तो कारण है कि नहीं है? कारण होता है कि नहीं होता है? क्योंकि अगर कार्य है तो उसका कारण होगा, अगर कार्य है तो उसका कारण भी होगा। तो जितने भी कार्य हैं, जितने भी वस्तु हैं, वो किसी ना किसी से उत्पन्न होता है। तो जिससे उत्पन्न होता है उस वस्तु में वह कार्य समाविष्ट होता है। जैसे घड़ा है, तो घड़ा किससे उत्पन्न हुआ है? मिट्टी से। तो मिट्टी उसका क्या हो गया? कारण हो गया। तो कारण ही तो मूल प्रकृति है। तो ये जितने भी महत्वादि क्या हैं, जितने भी कार्य हैं, हेलो, महत्व है, अहंकार है, पंच तन्मात्रा है, पंच महाभूत है, एकादश इंद्रियां है, ये जितने हैं वो किस में समाविष्ट है? प्रकृति में समाविष्ट है। इसीलिए उसका परिमापन का कार्य कौन करता है? प्रकृति करती है। परिमाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रमिति। तो इंद्रियों का परिमापन कौन करता है? अर्थात जितने भी कार्य आदि हैं, महत्व है, अहंकार है, तन्मात्राएं हैं, एकादश इंद्रियां हैं, इन सबों का परिमापन कौन करता है? प्रकृति करती है ना? समझे कि नहीं? तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति नामक कोई तत्व है। क्योंकि अगर प्रकृति नामक कोई तत्व नहीं होता तो ये शरीर, प्रकृति इत्यादि जो है जिसमें जाके मिल जाता है, तो वो क्या है? वो प्रकृति ही है। तो परिमाणात के कारण ये क्या हुआ? ये सिद्ध हुआ। क्लियर हुआ? प्रकृति को मूल कारण कहा जाता है, अर्थात मूल कारण को ही सिद्ध कर लेना। एक रीजन हो गया। चलिए दूसरा आ जाइए, समन्वयात। दूसरा क्या आ जाइए? समन्वयात। समन्वयात का मतलब होता है समानता। समन्वयात का अर्थ क्या होता है? क्या होता है समन्वयात? समन्वयात का अर्थ समानता। देखिएगा, प्रकृति का हम लोग सिद्ध कर रहे हैं क्या? प्रकृति तो कार्य और कारण के बीच कुछ विशेषताएं मिलेगी, कुछ समानता मिलेगी। अगर ये कार्य है और क्या है? ये कारण है। समझे? ये कार्य है और ये क्या है? कारण है। इन दोनों के बीच कुछ समानता मिलती है या नहीं मिलती है? बोलिए, मिलती है कि नहीं? कैसे मिलती है? इधर कारण होना चाहिए, ये कारण इसलिए चूंकि इधर से थोड़ा इजी होगा। ये कार्य समझिएगा कि जो गुण, जो विशेषता कारण में है, वही विशेषता किस में जाती है? कार्य में जाती है। अगर प्रकृति में 3 गुण होते हैं तो इससे बनने वाला जो कार्य है उसमें भी क्या होगा? 3 गुण होगा। क्या हमारे जो कारण है, हमारे जो कार्य हैं, क्या हमारे अंदर जो गुण है वो हमारे जो कारण है उसका गुण हमारे अंदर नहीं आते? हमारे कारण कौन है? हमारे माता पिता। तो क्या हमारे माता पिता का गुण नहीं आता है? बिल्कुल आता है। आता है कि नहीं? तो समन्वयात, अगर हमारा कारण ही नहीं होता, अगर प्रकृति नहीं होती, तो प्रकृति से बनने वाला जो चीज़ है तो उसमें जो प्रकृति से बनने वाला जो जितने भी चीज़ें हैं, वो 23 जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी तत्व हैं, उन सबका गुण कहीं ना कहीं प्रकृति से मिलता है। मिलता है ना जी? हमारा गुण क्या हमारे माता पिता से नहीं मिलता है? क्या माता पिता शकल भी मिलने लगता है कभी कभी? क्या आपका शकल मम्मी से मिलता है क्या? बहन लोगों से, माता से मिलता है कुछ? कभी जैसे माँ का स्वभाव रहता है, कभी जैसे कोई बच्चा देखो बहुत जिद्दी है तो बोलता है बापे पे गया है, बोले ना बापे पे गया है ना। इसका दादाजी भी मरखंड आदमी थे, लड़ाकू थे, इसीलिए भी लड़ाकू निकला। कहीं ना कहीं उसका जो कारण है, चाहे वो दादा पे जाए, दादी पे जाए, नाना पे जाए या नानी पे जाए, कहीं ना कहीं गुण ट्रांसफ़र होता है। इसी को क्या बोलते हैं? DNA ट्रांसफ़र। बोलिए,
तो समन्वयात अर्थात देखिए, क्या एक मिट्टी का गुण और एक घड़ा का गुण नहीं मिलता है? हाँ, मिलता है ना। जैसे ये क्या है, अगर ये मान लिया जाए ये मिट्टी है और मिट्टी से बनने वाली जो घड़ा है, दोनों का क्या होता है, दोनों का गुण आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे ये सिद्ध हो रहा है कि हमारा कोई ना कोई एक कारण है और वही कारण है। समझ रहे हैं? तो समन्वयात, तो समरूपता के कारण महत्व आदि में क्या है? महत्व आदि में जो गुण है वही गुण किस में देखने को मिलता है? प्रकृति में भी देखने को मिलता है। अतः प्रकृति जो है महत्व आदि का क्या है? मूल कारण है। तो प्रकृति जो है महत्व आदि का मूल कारण है। महत्व आदि का मूल कारण है। क्लियर हुआ? समानताएं मिलती है ना, जरूर मिलती है। जैसे मान लिया जाए हमारे अंदर गुण क्या है? हमें दुख का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, तो हमसे जो बनने वाला तत्व है उसके अंदर भी सुख का अनुभव होगा, उसके अंदर भी क्या होगा? दुख का अनुभव होगा। ये गुण मिल रहा है ना। तो तरह तरह का गुण जो है मिलता है। इससे यह साबित हो रहा है कि हम दोनों का जब गुण मिल रहा है तो हमारा वो कारण है। तो अर्थात जो गुण महत्व आदि, जैसे ये प्रकृति है, अगर ये प्रकृति से जो बना, प्रकृति से क्या निकला? महत्व आदि। हाँ, महत्व नहीं, क्या है? महत्व आदि। तो इसमें जो विशेषताएं हैं वो इससे मेल खाती है। इससे यह साबित हो रहा है कि इसका जो मूल कारण प्रकृति क्या है? वो है। और वो किस रूप में है? व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में? अव्यक्त रूप में। क्लियर हो गया? ये दो बिंदु समझ आ गया। और तीसरा है शक्तितः प्रवृत्तेश्च। अच्छा, हम लोग सत्कार्यवाद में क्या पढ़े थे? शक्तस्य शक कारणात्। उसी प्रकार से कुछ ये है। उसे यही है, मतलब कि लिखिए, कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है और उसी शक्ति के द्वारा, तुम्हें नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है ना? ये भगवान, पहली बार आज इसको नहीं पल्ले पड़ रहा है। आज ये चीज़ नहीं समझ आ रहा आपको, देखते रहना आज तुम रात भर। हाँ, सोचना, ठीक है? अच्छा, लिखो, कम से कम लिखो। कारण में कार्य को उत्पन्न करने की क्या होती है? मोबाइल वाले को नींद आ रही है। हाँ, पानी नहीं है जो, उसको 2 पानी पिलाओ उसको। होता है, कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है। क्लास में जब मैं भी था तो कभी एक दिन ना अजीब सा नींद आता था, तो पूरा एकदम अजीब सा, एकदम तो फट नहीं, आँख लग जा रही, आँख लग रहा कब छुट्टी हो, कब छुट्टी, ऐसा है ना। कोई बात नहीं, हो जाता। तो लगता ज़्यादा खा के आई है क्या? लगता जम के खाई है, बनाते खाई है। चलिए देखिए इधर, तो क्या लिखे? कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है और उसी शक्ति के द्वारा क्या करता है? कार्य को उत्पन्न करता है। जैसे मिट्टी के पास घड़े को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, तिल के पास तेल को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, आदि यही प्रकार से। शक्तितः प्रवृत्तेश्च। चलिए आगे आइए। उसके बाद क्या है? कारण कार्य विभागात, कारण और कार्य के अलग होने से, है ना। देखिएगा,
कारण कार्य विभागात। आगे देखो, चलो की पॉइंट लिखो ना अपने भाषा में। हाँ देखो, कारण कार्य विभागात, इसका ये लिखता है कारण कार्य विभागात, मतलब कार्य कारण अलग होने से। अलग अलग जितने भी कार्य हैं उन कार्यों का अपना अलग अलग कारण होता है। कार्य के कारण कार्य विभागात का अर्थ समस्त कार्यों का अपना अपना कारण होता है। जितने भी कारण हैं उन समस्त कार्यों का अपना अलग अलग कारण होता है, जिसके कारण, हाँ जितने भी समस्त कारण है, कारण नहीं, जितने भी समस्त कार्य हैं, कार्य मतलब वस्तु, याद रखना, कार्य मतलब कोई वस्तु, जितने भी वस्तु हैं उन वस्तुओं का अपना अलग अलग कारण होता है। जैसे देखिए, ये एक वस्तु है, इसका कारण क्या है? लकड़ी है। हमारा कारण क्या है? हमारे माता पिता। इसका कारण क्या है? प्लास्टिक है। ठीक है, समझ रहे हैं? पंखा का कारण क्या है? पंखा किससे बना हुआ है? लोहा आदि से, तो उसका कारण क्या है? लोहा है। रोटी का कारण क्या है? आटा है। हाँ, अमरूद का कारण क्या है? अमरूद का वृक्ष। अमरूद का कारण क्या है? अमरूद का ही वृक्ष है, ना कि क्या किसका वृक्ष? सेब का वृक्ष। ना किसका वृक्ष? केले का वृक्ष। केले के वृक्ष में अमरूद फला हुआ कभी देखें? अच्छा, किसी एक पेड़ पे किसी दूसरे पेड़ को देखें निकलते हुए? हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो कर्जा खाया था उसको। वो वृक्ष जो पिछले जन्म में जो था ना, जैसे मान ले, देखो मान ले तुमसे हम पैसा लिए, ठीक है नेहा, तुमसे हम पैसा लिए और हम तुमको नहीं दिए। अब पिछले जन्म में हम पीपल बने और तुम नीम का वृक्ष बन गए। हाँ, तो तुम हम मेरे से ही निकलेगे तुम। है कि नहीं? हाँ, तो जैसे हम लोग बचपन में बात करते थे, क्या कर्जा खाया था उसका, तो हमको क्या बताएगा? अच्छा, लेकिन होता है कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए। एक वृक्ष में दूसरे वृक्ष क्यों निकल जाता है? अच्छा, उससे हो जाता है क्या? ये भी रीजन हो सकता है। तो उसका कारण कहीं ना कहीं उसके अंदर था। अब जैसे मान ले कभी कभी देखते हैं कोई विशेष गाय है, अब वो बच्चे का जन्म दिया, मनुष्य बच्चा का जन्म, कभी ऐसा नहीं सुने? कभी कोई महिला है, कभी कोई महिला है, वो किसी दूसरे प्रजाति को, एक जो गाय थी ना, हाँ, वो एक आधा शरीर पुरुष का था और आधा उसका गाय का था। तो कहीं ना कहीं पुरुष का जो, सुनो ना, कहीं ना कहीं गाय में पुरुष उत्पन्न होने का कारण उसमें अंदर हुआ होगा। अब बायोलॉजिकली जाएंगे तो कहीं ना कुछ दूसरा रीजन समझ सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो कहीं ना कहीं उस, जैसे आप लोग बोले कि वृक्ष के, अमरूद के वृक्ष पर नीम का कोई दाना गिरा होगा, वो नीम जो फलता है ना, वो गिरा होगा, उसी से निकला होगा। तो कहीं ना कहीं एक गाय के गर्भ में पुरुष का बीज गया होगा किसी भी प्रकार से, और वहीं से वो निकला होगा। क्या? हाँ, लड्डू मिला था खाने के लिए, तो आधा खा ली थी लड़की और फिर आधा गाय खा लिया था। ये तो धार्मिक, ये स्टोरी है, सच में पौराणिक कथा है ये। पौराणिक कथा कुछ भी हो सकता है। पौराणिक खीर खाने से पहले तो माता सीता, हाँ ठीक है, जो भी है। तो ये कहीं ना कहीं देखो, अगर कार्य हो रहा है तो वहाँ कारण हुआ, चाहे कोई भी कारण हो। अगर पीपल के वृक्ष में अगर अमरूद का पेड़ निकल रहा है तो कारण हो कुछ ना, वृक्ष अमरूद निकलने का कारण होगा उसका। वहाँ जो कारण क्या, बीज होगा, वो बीज उसके अंदर होगा तभी वो निकला। बिना कारण का कार्य हो ही नहीं सकता है। क्या जानबूझकर? तो कारण दिए ना आप, कारण उसका क्या, बीज है। जानबूझ के दो या अनजाने में दो, क्या? कभी कभी एक कहीं हमने पढ़ा था कि जब कोई भी महिलाएं ऋतुकाल में होता है ना, ऋतुकाल में तो समझ रहे हैं, ऋतुकाल में तो नहीं समझ रहे हैं। तो जब भी कोई भी महिला ऋतुकाल में, तो उनको सावधानी बरतनी पड़ती है। जब वो मासिक चक्र की अवस्था में होती है तो उसको बहुत तरह की सावधानी बरतनी पड़ती है। तो उसी असावधानी अवस्था में कुछ ऐसा हो गया होगा, हाँ,
सावधानी नहीं बरतेंगे तो किसी दूसरे का बीज हमारे अंदर आ जाएगा, तो कारण चला गया होगा ना। तो वहाँ सावधानी इसी कारण ये सावधानी बरतना पड़ता है वहाँ पे। तो बिना कारण का कार्य नहीं हो सकता है। तो कहा जाता है कि इस संसार में कारण कार्य विभागात, मतलब कारण और कार्य अर्थात समस्त कार्यों का अपना अलग अलग कारण होता है। जैसे रोटी बनाने का, रोटी कार्य है तो उसका कारण आटा है, पकौड़ी है तो उसका कारण बेसन है, तो घड़ा है तो उसका कारण मिट्टी है, तेल है तो उसका कारण क्या है, तिल है। तो अलग अलग कारण है। इससे ये क्या साबित हो रहा है कि मूल कारण होता है, कारण होता है, समझे कि नहीं। और इसी और सत्कार्यवाद में हम लोग क्या सिद्ध कर रहे थे, कार्य में कारण में कार्य होता है। सब सारी चीज़ें एक एक जैसा लगेगा, उसको तो लग रहा है केवल कार्य कारण, उसको तो लग रहा है केवल कार्य कारण है। धीरे धीरे पढ़ना, देखो कोई बात नहीं, फिर इसको दोबारा और इसको चलाएंगे। ये है थोड़ा तर्क है, लॉजिक है। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो अब अच्छे अच्छे चीज़ जो लॉजिक आप करने सीख जाएंगे। थोड़ी थोड़ी अंतर है इसमें, क्लियर है। समस्त कार्यों का अपना अलग अलग कारण है। जैसे देखिए, आप एक कार्य हैं, आपका कारण अलग है ना जी। आप एक कार्य हैं, आपका कारण अलग है, आपका कारण अलग है। ये शरीर का भी कारण अलग है। हमारे अंदर जो ब्लड है वो ब्लड आपके अंदर नहीं है, तो सबका कारण अलग है कि नहीं। तो ये हो गया, तो ये क्लियर हो गया, कार्य कारण विभागात। आगे समझिएगा, आगे क्या लिखता है, विश्वरूपस्य, क्या लिखता है, वैश्वरूपस्य, मतलब विश्व रूप का अविभागात। अब इसका रीजन देखो क्या लिखना है, समझो। इसमें यह है कि देखो, एक जब प्रलय काल आता है, जब सृष्टि का नष्ट होता है, प्रलय काल में क्या होता है, जिस वस्तु से बना है उसी वस्तु में क्या हो जाता है, विभाग मतलब अलग होना है, और अविभाग मतलब अलग नहीं होना, मतलब मिल जाना। हम बोलेंगे ना तुम अविभाग हो जाओ, मतलब मिल जाओ, किसमें, जिससे तुम बने हो। नहीं समझे। तो बोलता है जितने भी कार्य हैं वो अविभाग वैश्वरूप, ये विश्व रूप का अविभाग हो जाए। अभी जो विश्व रूप है वो किस रूप में है, विभाग रूप में है, बटा हुआ है, अलग अलग रूप में है। जब ये अविभाग मतलब मिल जाएंगे, मिलेंगे कब, किस में जाके, किससे बने हैं, सब प्रकृति से बने हैं। किससे बने हैं, प्रकृति से बने हैं। इसी से अलग अलग होकर के एकदम पूरा संसार बना हुआ है। और जब ये क्या है, ये विभाग रूप है। ये जो संसार क्या है, प्रकृति का विभाग रूप है। और इन सभी वस्तुओं का अविभाग रूप क्या होगा, प्रकृति होगा। अर्थात यह जो विश्व लिखना क्या है, जब इस सृष्टि का प्रलय होता है, प्रलय मतलब अंत होता है, विनाश होता है, तो इस संसार के जितने भी वस्तुएं हैं वो जिस वस्तु से मिलके बने होते हैं, जिस वस्तु से निकले होते हैं, वो उसी में क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, सभी में उसी में समाहित हो जाते हैं। तो इसका लिखना है कि जितने भी समाहित हो जाते हैं, तो जितने भी महत्व, अहंकार, पंच इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, मन, पंच तन मात्राएं और पंच महाभूत, इन सबों चीज़ों से जो एक सृष्टि का निर्माण हुआ है, एक वस्तु का निर्माण हुआ है, जब ये वस्तु का नष्ट होता है तो नष्ट होने की अवस्था में ये सारी वस्तु क्या हो जाती हैं, अविभाग रूप से किस में मिल जाते हैं, उस प्रकृति में जाके मिल जाते हैं। तो ये लिखना होगा कि महत्वादि जितने भी कार्य हैं प्रलय अवस्था में फिर उसी प्रकृति में जाकर के मिल जाते हैं। क्या होते हैं, उसी प्रकृति में जाकर के मिल जाते हैं, अविभागात, अर्थात उस प्रकृति में जाकर के मिल जाते हैं। किस काल में, प्रलय काल में। क्लियर है। आगे बढ़े, ये हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रकृति के विषय में सामान्य परिचय देखा, उसकी भूमिका देखी, और फिर उस प्रकृति का अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 5 प्रकार के साधकों का प्रयोग किया। क्लियर हुआ, बोलिए। अब हेडिंग दीजिए प्रकृति के गुण। दूसरा वीडियो चालू करो, अभी नहीं चालू।